Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. मैं उनको लठैत कहूँगा। वांस ने अगर नहीं प्रोवोक किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। क्या आप मानते हैं इस बात में? क्या सरकार के आदमी के बदलने से पॉलिसी बदल जाएगी? फिर तो कोई भरोसा नहीं करेगा। अगर ये मिल जाता तब ज़ेलेंस्की वो 50% देने को तैयार थे। ये बात अब यूरोप को भी समझ में आएगी, क्योंकि उनको लगता था नेटो है और ये हमारे बड़े भाई हैं, कुछ होगा तो देख लेंगे। अब ट्रंप ने कहा कि बिजनेस इज बिजनेस। चमड़ी गोरी नहीं होती ना, वो अभी तक डिक्टेटरशिप का टैग लग चुका होता। और इसमें जो पांचवा सबसे इंटरेस्टिंग किरदार है वो है चीन। वो बहुत खुश होगा, उसने कहा लड़ो, जी भर कर लड़ो आपस में। जब तुम लोगों का हो जाए मुझे उठा देना। You're not in a good position. You don't have the cards right now. 28 फरवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और जेडी वांस के बीच जो कुछ हुआ उसे देखकर लगा तो नहीं कि हम व्हाइट हाउस में डिप्लोमेसी को होते देख रहे हैं। हमें यही लगा कि समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने एक्ट के बाद में सेल्फ रेटिंग दी भी। उन्होंने कहा कि इट्स गोइंग टू बी ए ग्रेट टेलीविजन, तो हुआ भी। टेलीविजन पे वो छाए हुए हैं। ज़ेलेंस्की अब डैमेज कंट्रोल मोड में है। उनकी लानत मलानत कैमरे के सामने भी हुई और हो सकता है उन्हें बिना डील के लौटना पड़े अपने मुल्क, और जिस स्थिति में वो थे उससे ज़्यादा बुरी स्थिति में अब वो खुद को पाएं। लेकिन जो कुछ हमने कैमरे पर देखा, जिस तरह की बदतमीज़ी हमने होते हुए देखी, वो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में क्या कहती है, वो डिप्लोमेसी के बदलते स्वरूप के बारे में क्या कहती है, इसको हमें ज़रूर समझने की आवश्यकता है, जो हम काम करेंगे अभिषेक के साथ बात करने में। नमस्कार स्वीकार कीजिए निखिल का। अभिषेक के साथ आप देख रहे हैं राजदूत। अभिषेक, मतलब हम मानते हैं कि खबरगांव भी एक यंग चैनल है और हमारी भी कोई उम्र नहीं है, लेकिन क्या कभी भी आपके अध्ययन में कभी भी इस तरह का कोई एपिसोड हुआ है क्या, जब ऐसी बातें जो क्लोज डोर्स के पीछे हुआ करती थीं, हम सुनते थे कि किसी ने किसी को गूंगी गुड़िया कह दिया, कैमरे पर हम देख रहे हैं दो हेड्स ऑफ स्टेट्स को एक दूसरे से बदतमीजी करते हुए? ऐसा मेरे ख्याल से कभी नहीं हुआ था, पब्लिक में तो नहीं। जैसे आपको अगर कनाडा और भारत का एपिसोड याद हो, उसमें बहुत तल्खी थी, लेकिन वो इशारों में दिख रहा था कि वो आने में देरी कर रहे हैं, किसी प्रोग्राम में नहीं जा रहे हैं और फिर हाथ मिलाने से हिचकिचा रहे हैं, उस तरह की चीज़ें होती थी। बाइडन के बारे में भी कहा जाता है किसी ने सुना और किसी ने लिखा कि वो नेतन्याहू को गाली देते थे कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन वो क्लोज डोर के अंदर और सीधे मुंह पर नेतन्याहू को कभी ऐसा नहीं कहा गया, कभी ऐसी खबर नहीं आई। तो ये जो नहीं होना चाहिए था डिप्लोमेसी में, जो कभी नहीं हुआ, वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन या फिर जो पहले के राष्ट्रपति हुए अमेरिका के, उनमें अंतर ये रहा कि पहले जो सरकारें चलती थी, जो मुझे लगता है वो एक ब्यूरोक्रेसी चलाती थी, इसीलिए उनकी पॉलिसीज़ में बहुत अंतर नहीं दिखेगा आपको। अगर एक डेमोक्रेट या फिर रिपब्लिकन ने वॉर शुरू की है तो अगला प्रेसिडेंट भी उसको कंटिन्यू करेगा। लेकिन इसमें है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो कुछ, मैं उनको लठैत कहूँगा, क्योंकि जिस तरह की भाषा और जिस तरह का बैकग्राउंड है उनका, वो उसी में फिट बैठते हैं। तो इसमें तो उनका है कि मैं चलाऊँगा, तुमको कुछ नहीं आता, मैं चलाऊँगा, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। और वो इस तरह चला रहे हैं कि वो बहुत समय बाद भी नहीं, 2-3 साल बाद, 4 साल बाद इसका जब कोर्स करेक्शन होगा तो उसमें पसीने छूट जाएंगे। नहीं मतलब सोचने वाली बात है। अभी कुछ दिन पहले ही अभिषेक से बात कर रहा था और ऐसी बातों बातों में हुआ कि यार अमेरिका भी अमेरिका है, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, उसने 4 साल एक जोन्ड आउट प्रेसिडेंट के साथ में बिता दिए। तो अभिषेक कह रहे थे मुझसे कि इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट चलाते नहीं है यूएस, अब एक ऐसा व्यक्ति वहां पे आ गया है जिसे चलाना है। बिल्कुल। और क्योंकि ये अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे ट्रंप का, उन्होंने कभी आज तक जिस भी बिजनेस में हाथ लगाया वो फेल हुआ। ये आप उनका रिकॉर्ड देख लेंगे पूरा। जो उन्होंने बिजनेस शुरू किया रियल एस्टेट का, वो उनके पिता के पैसे से शुरू हुआ और पिता के जो कनेक्शन थे उसकी वजह से। और फिर आप देखते हैं कि जब उनका बिजनेस लॉस में जाता है तो वो ट्रेंड में रहने के लिए अजीब अजीब चीज़ें करते हैं। एक एंकर बन जाएंगे टीवी में। एक एपिसोड है 1988 का, उस समय मिखाइल गोर्बाचोव जो सोवियत संघ के लीडर हुआ करते थे, वो अमेरिका के साथ बातचीत में थे कि अब इसको ख़त्म करते हैं, कोल्ड वॉर ख़त्म करते हैं। तो उनका अमेरिका दौरा फिक्स हुआ। तो ट्रंप ने अखबारों में छपवाया कि जो गोर्बाचोव जो हैं वो ट्रंप टावर देखने आने वाले हैं न्यूयॉर्क।
जबकि जब बाद में उनके गोर्बाचोव के जो अपने करीबी थे, उन्होंने बताया कि उनके शेड्यूल में कभी था ही नहीं। और जब ट्रंप ये बता रहे थे, वो चीज़ें न्यूयॉर्क टाइम्स और कई बड़े बड़े अखबारों में कॉलम में छप रही थी कि एक विजनरी बिजनेसमैन है जिसको देखने के लिए गोर्बाचोव आ रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि वो मिस वर्ल्ड टाइप के ऑर्गेनाइजेशन खरीदते हैं जहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और उसमें जो पार्टिसिपेंट जीतते थे या फिर जिनका नाम फाइनल लिस्ट में आता था, वो उन देशों में होते थे, उन देशों के पार्टिसिपेंट होते थे जहाँ पर ट्रंप को अपना बिजनेस करना था। उसमें रसिया भी है और भी कई देश हैं। उसके बाद वो जब उनका करियर सबसे ख़राब दौर में था, बिजनेस करियर 2003-4 के आसपास, जब उन पर दिवालिया होने की तलवार लटक रही थी, तब NBC ने एक शो शुरू किया द अप्रेंटिस के नाम से। और NBC को ये पता था कि ये आदमी ब्रोक है, इसको नहीं पता है बिजनेस कैसे चलता है, सफल नहीं है। फिर भी उन्होंने उसका लीडर बनाया, उसको होस्ट बनाया, और उसकी बदौलत उसकी छवि गढ़ी गई कि ये आदमी सफल है। आप एक अगर गूगल सर्च पे एक कीवर्ड डालेंगे कि NBC द अप्रेंटिस ट्रंप, आपको कई सारे ऐसे आर्टिकल मिलेंगे जिसमें लिखा है कि ट्रंप अप्रेंटिस ने कैसे ट्रंप को बनाया जो आज वो हैं। उसमें उनका एक तकिया कलाम होता था, यू आर फायर्ड। अच्छा, तो वो जब कहते हैं कमला यू आर फायर्ड, अच्छा, तो वो अच्छा, हाँ, तो जब भी वो मीटिंग में या फिर कहीं भी इस तरह की बातें कर, जो तलखी है, बचपन पिछले टेन्योर में करते भी तो थे ना, हर तीसरे दिन खबर आती थी कि ट्रंप ने अपने इस अधिकारी को भगा दिया, उस अधिकारी को। ये आदमी करता ही रहा शायद। 2 साल भी नहीं टिकते थे। तो ये ईगो था उनका, तो उनका ईगो मसाज जो नहीं कर पाया वो गया। अब उनको एक साथी मिला। जब आप ये ट्रंप की नई टीम देखेंगे तो उसमें पुराने बहुत कम लोग मिलते हैं ही नहीं। हाँ, FBI चीफ उन्हीं के मतलब बनाए हुए थे, उनको क्या मतलब बहुत ही खराब तरीके से निकाला ही गया, मतलब मजबूर किया गया कि आप छोड़िए। माइक पेंस जो उनके मेरे ख्याल से विदेश मंत्री नहीं, उपराष्ट्रपति थे माइक पेंस, जब उनका नतीजा काउंट हो रहा था 2021 में, जब कैपिटल हिल दंगा हुआ, तो उस समय इन्होंने कहा था कि पेंस इसको रोको, तो उन्होंने मना कर दिया, उसको गालियां दी थी। आपको उनके विदेश मंत्री माइक पोम्पियो नहीं मिलेंगे, उनसे लड़ाई है। JD वांस इनके कभी विरोधी हुआ करते थे, अब साथ में हैं। अब एलन मस्क आ गए हैं, पीट हेग्सेस, जिन पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप हैं। अरे यार, इतना अश्लील लगता है ना मस्क को वहां देख के। मतलब एक शब्द है ना वो क्रोनी कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं, मतलब आप उसको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप बस उस व्हाइट हाउस के ओवल हाउस के फ्रेम में देखिए बिल्कुल कि मस्क अपने बच्चों के साथ हैं, वहां हेड्स ऑफ स्टेट अपने पूरे कैबिनेट के साथ में, इंडिया के साथ हुआ, प्राइम मिनिस्टर वहां खड़े हैं, डॉक्टर जयशंकर खड़े हैं। भाई वो आप सोचिए इन लोगों का टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, वो अपना परिवार लेके आ गए आदमी वो। और फिर आप समझिए जो कुछ नहीं है, मतलब इनको प्रॉब्लम है मस्क को किससे कि अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं ना। तो भाई तुम क्या करके आए हो? आपको किसने चुना है? क्या आप ब्यूरोक्रेसी है? नो। क्या आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है? नो। लेकिन आप रिमोट कंट्रोल से चला रहे हो भाई चीजें। और जिस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं, आप एक मेल भेजते हैं, आप सेंटर में बैठे हो, आप मेल भेजते हो कि आप बताओ कि आपने 1 हफ्ते में क्या किया। अगर आप नहीं बता पाए तो आपको फायर कर दिया जाएगा। ठीक, समझ गया कि ये बात समझ में आती है जब आप एक कंपनी चलाते हैं और ये है कि मुझे काम निकलवाना है, नहीं हो रहा है, आपको जाना होगा। लेकिन आपको कैसे पता कि वो आदमी हो सकता है वो छुट्टी पर हो सकता है वो बीमार हो सकता है कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो। आप वो बिना जाने, बिना उसका पता किए आप एक मेल पे फायर कर दोगे। US एड वाली बात जब आई, यहाँ भी हंगामा हुआ और बहुत सारी चीज़ें उसमें गड़बड़ हैं, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। लेकिन US एड के जरिए अमेरिका ने जितने पाप किए थे उसका प्रायश्चित भी हो रहा था। एक कहानी वो वियतनाम की है जहाँ पर उन्होंने एजेंट ऑरेंज गिराए थे। उसकी वजह से आज भी वहाँ लोग विकलांग पैदा हो रहे हैं, आज भी उसका ताप झेल रहे हैं लोग। तो उस पैसे से वहाँ सफाई हो रही थी, वहाँ के हथियार हटाए जा रहे थे, जो बम नहीं फटे खेतों में रह गए उनको हटाया जा रहा था। जब वो बंद हुआ पैसा आना तो वो काम बंद हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ये तो बात वही हुई ना कि 2016 में एक बार आज़ाद हुआ था और 2025 में एक बार आज़ाद हो रहा है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट ट्रंप हैं तभी अमेरिका में कुछ अच्छा असली आज़ादी तभी आती है, असली आज़ादी तभी आ रही है, जबकि इससे पहले भी रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हुए हैं। हाँ, और तमाम मतलब अब्राहम लिंकन रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे, जिनके जॉर्ज बुश थे, बुश सीनियर, मतलब अच्छे रिपब्लिकन्स हुए हैं वहाँ पे। तो अब खैर इन पर तो कितनी बात की जाए ट्रंप पे या जो भी कुछ
कोई बात नहीं। खैर इन पे तो कितनी बात की जाए, ट्रम्प पे या मस्क पे या जो भी कुछ ये लोग कर रहे हैं। हम लोग उस मीटिंग पर आते हैं। अभिषेक, मुझे ये बताइए कि वीडियो लोग देख चुके हैं, है ना, उसका तो वर्णन क्या करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि जब वो मीटिंग हो रही थी, है ना, आपने भी उस वीडियो को देखा है ना, और आपने दोनों को, आपने ज़ेलेंस्की को, वांस को, और आपने ट्रम्प को बात करते हुए सुना। एक बात चल रही है, अमेरिकन मीडिया में लोग ट्विटर वगैरह पे लिख रहे हैं कि वांस ने अगर नहीं प्रोवोक किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। क्या आप मानते हैं इस बात में? बिल्कुल नहीं, ये होना तय था। आप जब इससे पहले के जो चीज़ें हुई, जब से ये एपिसोड शुरू हुआ है, वो उसका बैकग्राउंड 2019 का है, जब ट्रम्प फ़ोन करके दबाव डालते हैं ज़ेलेंस्की पर कि हंटर बाइडन की केस की जांच की जाए, क्योंकि उनका एक यूक्रेन की कंपनी में कोई कनेक्शन था, और जो बाइडन पर यह आरोप थे कि उन्होंने अपने पद का, जब वो उपराष्ट्रपति हुआ करते थे ओबामा के टाइम में, तब पद का दुरुपयोग किया। तो ज़ेलेंस्की ने उससे मना किया, और ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं नहीं करूँगा। और ट्रम्प ने क्या किया, उन्होंने जो यूक्रेन की जो मिलिट्री एड थी वो बंद कर दी, कहा कि इस पर रोक लगाओ, ये नहीं दे रहे हैं हम। ट्रम्प आज कह रहे हैं कि हमने जैवलिन दिए, लेकिन उस समय ये भी उनको याद करना चाहिए कि उन्होंने बंद करवाया था। तो वो गुस्सा तब का है, क्योंकि जब पहली बार जब ट्रम्प पर इम्पीचमेंट हुआ था उसी केस के बाद, क्योंकि वो बातचीत लीक हो गई थी बाद में, महाभियोग चला, बच गए किसी तरह। दूसरी बार आपको फिर चलता है कैपिटल हिल दंगे के बाद। आपको जब ये आते हैं यहाँ पर, जब 2024 में इलेक्शन शुरू होते हैं अमेरिका में, तब ज़ेलेंस्की कई बार आते हैं और वो बाइडन से मिलते हैं, और उसमें जिस तरह की बातें होती हैं और उनकी रैलियों में हिस्सा लेते हैं, तो ट्रम्प को ये भी गुस्सा है, जो उन्होंने बाद में बोली भी। वांस ने कहा कि आप एक अपोजिशन कैंडिडेट के लिए आके, हमारे अपोजिट कैंडिडेट के लिए आके आप कैंपेन कर रहे थे, और उसको हंटर बाइडन का नाम भी याद दिलाया। ये सब चीज़ें चल रही थी, तो ये होना ही था। और जितनी चीज़ें राजदूत में हम आपको बता चुके हैं पहले, वो अभिषेक अपने अध्ययन के आधार पर आपको बताते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके इन्फ्रेंसेस हैं। सारी चीज़ कंफर्म हो गई कल। बिल्कुल, वो बिल्कुल समझ में आया कि ट्रम्प इतने नाराज़ हैं ज़ेलेंस्की से कि आपने वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई। और मतलब ट्रम्प ने अपने मन में ये चीज़ तय कर रखी है, पता नहीं वो उस लॉजिक से पहुंचे कहाँ हैं, कि पुतिन एक ऐसा व्यक्ति है जिनके साथ में एक डील की जा सकती है, की जानी चाहिए। वो हर तथ्य से परे, हर लॉजिक से परे जाकर के वो चीज़ करने को तैयार है। और उनकी चिंता में मतलब पुतिन को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, वो पूरा दुख ट्रम्प ने गाया है भाई कैमरे के सामने। और फिर उन्हीं की लाइन पर जो बातें बोल रहे हैं, उससे सबसे ज़्यादा खुश रशियंस हैं। हाँ हाँ, जो आप ये जब देखते हैं कि ज़ेलेंस्की और ट्रम्प का ये विवाद होता है, और जब ट्रम्प आते हैं सत्ता में, तो पहला जो यूक्रेन वॉर पे ये था उनका कि मैं शपथ लेते ही एक दिन में ख़त्म करवा दूंगा, वो उनका आता है 3 हफ्ते बाद, जब वो 12 फरवरी को बात करते हैं पुतिन से। लेकिन उससे पहले वो अपने एक मिनिस्टर को भेजते हैं, क्योंकि उनको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, ऑयल गैस में हिस्सेदारी चाहिए, जो यूक्रेन के हैं। ये यूक्रेन का भी और जो यूरोप के देश हैं उनका भी दावा है, कि उनका कहना है कि यार ये जो चीज़ें हैं, जब कभी जंग खत्म होगी तो यूक्रेन को खड़ा करने में, उसको काम आएगा, वो काम आएंगे, ये तुमको कैसे दे दें। तो ज़ेलेंस्की ने मना कर दिया। उसी के बाद पुतिन, ये ट्रम्प ने पोस्ट की कि मैंने पुतिन से बात की है। तो ये पूरी तरह डिसाइडेड था कि किस तरह चीज़ें प्ले होंगी। आप एक डील करते हो, आप डील के लिए बुलाते हो आपको सऊदी अरब में, उसमें आप यूक्रेन को नहीं बुलाते हो, लेकिन यूक्रेन पे आपको बात करनी है। कहते हो कि हम आपस में करेंगे क्योंकि आप नहीं कर रहे। ये वाला जो एपिसोड है ना, एक अगर आपको याद हो 1938 म्यूनिक एग्रीमेंट, उसमें एक चेकोस्लोवाकिया, वो उस समय सुडेटन लैंड कहते थे, उस समय बात हुई थी कि हिटलर उस पर कब्जा करना चाहता था। तो हिटलर ने इधर धमकी दी कि मैं करूँगा, और जो ब्रिटेन, फ्रांस और वो इटली और जर्मनी मिले हुए थे, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा कि ठीक है तुम कब्जा कर लो, लेकिन इसके बाद कहीं मत जाना। तो वो एग्रीमेंट हुआ, और उसमें चेकोस्लोवाकिया नहीं था उस एग्रीमेंट में। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी, इन चारों ने किया, और उसके बाद आपको पता है क्या हुआ। अगले साल वो पोलैंड पे जाता है, फिर दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। तो चैम्बरलिन जब वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने कहा था कि पीस ऑफ द ईयर है, पीस ऑफ द मोमेंट, तो इससे बड़ा एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। उनको बाद में इस्तीफा देकर जाना पड़ा। तो वो वाली बात है कि आप जब एग्रेसर को, इस केस में रसिया एग्रेसर है, क्योंकि 91 में वो आज़ाद हुआ यूक्रेन, वहाँ से
सोवियत संघ से, उसके बाद भी रसिया ने वहाँ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। ठीक है, अगर आपको मतलब नहीं है, अमेरिका को मतलब नहीं, क्योंकि आपको मतलब था कोल्ड वॉर में, उसके बाद आपने कईयों को छोड़ा। लेकिन पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जो वाइट सुप्रीमिस्ट वाला जो कोट अनकोट है, उसमें पहली बार किसी वाइट कंट्री। हाँ, मैं ये सुनना चाहता था, क्योंकि इससे पहले ना हाथ अमेरिका ने बहुत लोग वियतनाम छोड़ के भाग गए, अफगानिस्तान छोड़ के भाग गए। इनकी मतलब गोरी चमड़ी है ना, तो ब्राउन होगा या काला होगा, वो मुल्क इनको छोड़ने में कोई लोड नहीं आता है कभी। अरे ठीक है, मरेगा मरे, जा क्या, मेरा क्या है, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। पहली बार ना यूरोप इस हीट को फील करेगा अब। बिल्कुल, यूरोप अभी तक मजे ले रहा था, अच्छा है, उनको अफगानिस्तान जाना है भेजो, वियतनाम जाना है भेजो, सपोर्ट करो, तो वो करते आ रहे थे। अभी उनको पता चल रहा है कि ये भी छोड़ के जा सकता है, हम भी कोई इनके सगे नहीं हैं, तो वो इन्होंने दिखा दिया है। तो यही केस हुआ कि जब आप, जैसे चेकोस्लोवाकिया को छोड़ा गया, उसी तरह यूक्रेन को छोड़ा गया। जब आप यूक्रेन का बॉर्डर देखते हैं, ये हमेशा यूरोप जो नेटो है, यूरोप को अमेरिका का इंटरेस्ट इसीलिए है क्योंकि नेटो वाली बात आती है, तो वो बफर जोन की तरह काम करता है। यूक्रेन के पड़ोस में आपको मिलेगा रोमानिया और पोलैंड टाइप के देश, ये लोग नेटो में हैं। और ऊपर की तरफ भी आप जब जाएंगे, जब उधर फिनलैंड और पोलैंड को पसीना आ रहा होगा भाई अभी। बिल्कुल, उनके बॉर्डर पे रूस है, वो सीधे अटैक में आ गए हैं। हो चुका है एक बार कब्जा, हिटलर और मतलब इन्होंने आधा आधा बांट लिया था पोलैंड को बिना बताए। वॉर में उन्होंने किया था पोलैंड पे, सितंबर 1939 में पहला हमला था, उसी के बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। तो ये चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए यूक्रेन का कहना था कि जो डील जिसमें हम शामिल नहीं होंगे, जिसमें हमारे इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखा जाएगा, उसमें वो डील हम साइन नहीं करेंगे। इनका कहना था तुम डिक्टेटर, तुम ये तुम वो, मैं बोल रहा हूँ तुम कैसे नहीं कर रहे हो, अब तुम पर इतना भी मेरा अधिकार नहीं है। तो हमने पैसे दिए हैं, वो वाली बात भी आ रही है। तो इन्होंने, यूक्रेन ने कहा कि हम डील साइन नहीं करेंगे जब तक हमको सिक्योरिटी गारंटी नहीं मिलेगी। ये बात तो कल भी 24-25 वाली बात आई कि मिनरल डील। ज़ेलेंस्की बार-बार जो वीडियो में आप सुनेंगे ना बोल रहे हैं, बट विद गारंटीज। वो सिक्योरिटी गारंटी की कि इस बात ये लिखा जाएगा, है ना, कि जो रूस छोड़ेगा इलाका, और वो ये वादा करेगा कि हमला वो नहीं करेगा, और हमला किया तो का जवाब यूएस देगा। बिल्कुल, है ना, वो इस चीज को उन्होंने, यूक्रेन ने कहा सिक्योरिटी गारंटी अगर ये हमको मिल जाता है ना, कि हमारे लैंड हमको मिल जाए, हमारे सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट हो, अगर कोई हमला करता है तो फिर हमारा क्या होगा, कोई माई बाप रखवाला हो, अगर ये मिल जाता है, तब ज़ेलेंस्की वो 50% देने को तैयार थे कि ले जाओ यार यूरेनियम, मैं क्या करूं। और लेकिन ट्रम्प का जो लालच है वो सिर्फ वही मिनरल्स पर अटका हुआ है, क्योंकि रसिया ने भी ऑफर किया है कि हमारे यहाँ भी जो है वो आप, रूस में तो बहुत है, उनके पास लैंड। उन्होंने कहा कि जो हमने कब्जा किया है वहाँ से भी ले जाओ। तो ट्रम्प का भी विन विन सिचुएशन थी, लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं माने, तो इस वजह से वो बात तलखी पर, जब जिस समय बात आई ना कि जब ये समझौता हो गया कि मिनरल्स डील हो जाएगी, तब आप ट्रम्प के बयान देखेंगे तो इतने प्यारे, सुधर गए थे वो कि यूक्रेनियंस आर वेरी ब्रेव, ज़ेलेंस्की आ रहे हैं, मैं उनसे मिलूंगा, अच्छे से बात करूंगा, और ये सब चीज़ें चल रही थी। और फिर वो जो होता है वो तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, क्योंकि ज़ेलेंस्की झुकने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका था कि सिक्योरिटी गारंटी तभी मैं साइन करूंगा, उससे पहले नहीं। और कुछ भाई, वो आदमी कुछ बचा नहीं है। यही मैं कहना चाहता था कि ज़ेलेंस्की के पास कोई नेगोशिएट करने के लिए कुछ है ही नहीं। वो बात ट्रम्प की वहाँ ठीक है कि आपके पास कार्ड्स नहीं है, आपके पास मतलब पत्ते आपके पास नहीं है, मजबूत पत्ता आपके पास में नहीं है, तो आप गेम मत डिक्टेट कीजिए, ये ट्रम्प कह रहे हैं, बात वो ठीक है। तो वही ज़ेलेंस्की करने की कोशिश भी कर रहे थे कि भाई मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगा इस चीज़ के ऊपर। और ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा कार्ड अमेरिका था। वो किसी ट्रम्प के, किसी बाइडन के कहने पर लड़ाई करने नहीं गए थे, वो अमेरिका सरकार के कहने पर गए थे, उसके कहने पर उन्होंने चुनौती दी थी। तो इसलिए ट्रम्प को इस भुलावे में नहीं रहना चाहिए कि हम नहीं रहेंगे। अच्छा, मुझे अभिषेक आप एक बात बताइए, जैसे हम कह रहे हैं इस मंच से कि बदतमीजी हुई है, और जो भी स्थापित नॉर्म्स हैं ग्लोबल डिप्लोमेसी के, उन सब का उल्लंघन हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, हमें भी बहुत अच्छा नहीं लगा देख के। पर दोनों, ज़ेलेंस्की भी एक पॉलिटिशियन है, वांस हैं ही पॉलिटिशियन, और फिर ट्रम्प तो ट्रम्प है ना, वो ट्रम्प एक स्पेशल, मुझे लगता है उनके लिए कुछ हमें खोजना पड़ेगा, कुछ हैं वो जिसका अभी डिक्टेटर नहीं कह सकते, वो काले नहीं है ना,
जैसे अगर ये वो कहीं होते ना, मैं कहता हूँ सब सहारन अफ्रीका से होते, है ना, मिडिल ईस्ट में इंडिया ही होते या कहीं और होते, चमड़ी गोरी नहीं होती ना, वो अभी तक डिक्टेटरशिप का टैग लग चुका होता कि बेड़ा गर्क हो गया। वो प्रो रशियन होते, मतलब हाँ पहले से, हाँ। अब तो हो चुके हैं, तो हो सकता था। तो मुझे ये बताइए कि दोनों पॉलिटिशियंस हैं, तीनों पॉलिटिशियंस हैं उस फ्रेम के अंदर और कुछ सरकारी अधिकारी, आप एक अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अध्ययन करने वाले एक छात्र की हैसियत से मुझे बताइए कि उसमें मतलब जो वेट ऑफ हिस्ट्री किसके पक्ष में है, क्योंकि दोनों लोग हिस्ट्री कोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रम्प की हिस्ट्री कुछ अपनी पर्सनल मैटर्स से जुड़ी हुई है, जेलेंस्की उन चीज़ों का जवाब अपनी हिस्ट्री से दे रहे हैं। जब वांस ने उनसे पूछा कि अभी तक के लड़ाई झगड़ा चल रहा था, अब देखो ट्रम्प आए हैं, अब ये डिप्लोमेसी करेंगे, जिस बात का जेलेंस्की को बड़ा बुरा लगा कि आप क्या बात कर रहे हैं कि मैं डिप्लोमेसी नहीं करके बैठा हूँ क्या। मुझे एक निरपेक्ष पर्सपेक्टिव से आप बताइए कि इन बातों को संदर्भ आप दे दीजिए कि फैक्चुअली क्या क्या हुआ था। ये जो अगर आप देखेंगे, मतलब क्रीमिया से चालू कीजिए थोड़ा। सोवियत संघ के विघटन, क्योंकि तब वो सोवियत संघ का पार्ट था यूक्रेन, और उसके बाद कई ऐसे प्रोटेस्ट हुए। यूक्रेन आज़ाद हुआ जब सोवियत संघ गिरा, उसके बाद कई ऐसे प्रोटेस्ट हुए जिसमें प्रो रशियन राष्ट्रपति आए, किसी प्रोटेस्ट में CIA ने करवाया कथित तौर पर। तो उस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो वो कहते हैं अपनी सच्चाई को छिपाने के लिए, तो उसमें वो प्रो अमेरिकन राष्ट्रपति भी आए। जैसे आपको सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है 2013 यूरो मैदान प्रोटेस्ट, जब विक्टर यानुकोविच उनको भागकर रसिया जाना पड़ा और फिर वहाँ पर एक चुनाव हुए, और उस समय रसिया ने फिर कब्जा किया क्रीमिया पर। और क्रीमिया पर ये क्लेम है पुतिन का कि ये हमारा ही पार्ट है था, जबकि वो क्रुश्चेव ने वो दिया था गिफ्ट में। तो आप अगर एक चीज गिफ्ट दे रहे हो और उसको छीन कैसे सकते हो आप? क्रीमिया एक वो है, एक सुंदर जगह, एक प्रायद्वीपीय इलाका है और घूमने जाते हैं लोग वहाँ, है ना। जैसे हिंदुस्तान के लिए हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, कश्मीर हो गया, तो ये हमारे सोवरेन टेरिटरीज हैं, हमारे धड़ का हिस्सा है अगर हम देश है तो, लेकिन ये टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं। तो जब जब सोवियत संघ में मतलब जो भी उन्होंने विकास प्रोग्रेस जो भी किया, तो सोवियत मिडिल क्लास कहाँ घूमने जाएगी, तो उसका जवाब था क्रीमिया। और इसीलिए जो सोवियत दुनिया है या जो आज जितना रूस है, उनके मतलब जो एक जनरेशन पहले में चले जाएंगे, मतलब जो हमारे पेरेंट्स की एज है, उस जनरेशन को आप बोलेंगे तो उनकी मेमोरीज है क्रीमिया को लेकर के। तो इसलिए पुतिन वो ड्रीम सेल करने में बड़े कामयाब रहे कि ना सिर्फ असली कारण सबको पता है, उनको ब्लैक सी में अपना वो चाहिए, सेवेस्तोपोल उनको चाहिए, है ना। एक उनके पास में क्योंकि रूस के साथ प्रॉब्लम यह है कि रूस के जितने भी पोर्ट्स हैं, उनकी नेवी को बाहर निकलने में प्रॉब्लम यह है कि सब जगह समंदर जम जाता है। उनके पास वार्म वाटर पोर्ट्स नहीं है। उनके पास में बहुत अच्छे शिप्स हैं, उनके पास बहुत अच्छी सबमरीन है, पर बर्फ तोड़ के तो जा नहीं पाओगे। अगर हार्बर पे हो तो हार्बर पे रह जाओगे। वार्म वाटर पोर्ट्स के लिए उनको इधर आना पड़ता है नीचे। इसीलिए वो चाहते थे कि क्रिमियन पेनिनसुला के आसपास में जितना है उनकी ब्लैक सी फ्लीट, मतलब उनको वो एक मुख्य फ्लीट की तरह ट्रीट करें, और कभी जरूरत पड़े तो वहीं से निकल करके थ्रस्ट किया जाए। तो आपका यूरोप सिक्योर हो रहा है, आप एक ग्लोबल एम्बिशन जो आपका है कि यूएस की तरह हमारी भी नेवी मोबाइल होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये उनके दिमाग में था, और इसीलिए आप देख रहे हैं वो लिटिल ग्रीन मैन तब कहा गया कि जो रूस ने सैनिक भेजे क्रीमिया को कब्जा करने के लिए, उनका कोई ये नहीं होता था अभिषेक, उनका जो डिव साइन होता है जो कंधे पे लगा होता है कि ये सैनिक किस फॉर्मेशन का है, उसका नाम क्या है, उसका पद क्या है, कुछ नहीं, किसी से बात नहीं करते थे। वाइस ने बहुत बढ़िया डिस्पैचेस किए हैं, वो शायद एक रशियन मूल के ही वो जर्नलिस्ट हैं शायद, अबडक्ट किया गया था, है ना, उठा लिया गया था। और भाई बड़ा उसमें वाइस को मेहनत लगी उनको छुड़वाने में। वो देखने लायक चीजें हैं, वो किसी से बात ही नहीं करते थे, और वो पूरा वो डकार भी नहीं ली रूस ने क्रीमिया को, मतलब हथियाने के बाद में। और ये जेलेंस्की के आने के ये सब हो रहा है जो वांस कह रहे हैं या जो ट्रम्प कह रहे हैं कि लोगों ने उचकाया और तुम उचके हो, उससे पहले हो गया था। ये इनको याद करना चाहिए कि जो पहले जो मेजर प्रेसिडेंट थे उचकाने वाले, वो रिपब्लिकन थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उन्होंने 2008 में जब नेटो समिट हो रही थी, उसमें कहा था कि भाई जॉर्जिया को भी दो और इसको भी दो। तो वहाँ लोगों ने समझाएगा ऐसा नहीं होता है, ऐसे थोड़े बोल देंगे तो हो जाएगा। तो जॉर्जिया में तो हमला भी किया 2008 में ही।
और यूक्रेन को मतलब किसी भी देश को ये समझना चाहिए कि आप कभी भी किसी बिग पावर, जब तक आप उसके पिछलग्गू बन के रहोगे तो वो आपको अपने फ़ायदे के हिसाब से इस्तेमाल करेगा। और ये बात अब यूरोप को भी समझ में आएगी, क्योंकि उनको लगता था नेटो है और ये हमारे बड़े भाई हैं, कुछ होगा तो देख लेंगे। अब ट्रंप ने कहा कि बिजनेस इज बिजनेस, इट्स बिजनेस। और पुराने किसी वादे का आज कोई मोल नहीं है। बिल्कुल। आपकी कल किससे माओ ने कहा था ना, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन, कि भले आपकी शिमला ट्रीटी हुई है अंग्रेज के साथ, माओ ने कहा कुछ नहीं, 100 साल पहले का सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन, मेरे से पहले आके जिसने जो किया मुझे नहीं पता, वही ट्रंप आज करने। आप संदर्भ दे रहे थे अभिषेक घटनाओं का, हम क्रीमिया तक आ गए थे कि क्रीमिया हत्या है, क्रीमिया हत्या लिया। और फिर यही जेलेंस्की ने बोला भी जब ये बातचीत हो रही थी कि 2014 से, मैं उस समय नहीं था और कोई हमें बचाने नहीं आया। तो इनका कहना था कि ये 2022 में शुरू हुआ, लेकिन उनका कहना था कि पहले से शुरू हो चुका है और ये आपके कहने पे हुआ, आपकी सरकार के कहने पे, तब तो हमें कोई बचाने नहीं आया। आप कह रहे हो कि अभी की बात है, मैंने किया, ये तो पहले से चल रहा है। हाँ, और 22 में तो रूस ने, 2019 में आए हैं। हाँ 22 में कीव की तरफ रूस ने मूव किया, वरना वो जो ओडेसा वगैरह है, आपका ईस्टर्न है, डोनेस्क वगैरह, वहां तो वो घुसे पड़े थे पहले ही, वहां से पहले से चल रहा है, वहीं पे वो फ्लाइट गिराई गई थी। हाँ, तो ये सब पहले से चल रहा है, तो ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है। तो अमेरिका को ये पहले समझना चाहिए कि वो किस तरह ट्रीट करना चाहता है अपने लोगों को, या फिर अपने जो पार्टनर्स, जिनको दावा करता है कि हमारे पार्टनर्स हैं। तो क्या सरकार के आदमी के बदलने से पॉलिसी बदल जाएगी? फिर तो कोई भरोसा नहीं करेगा। हो सकता है कल को आपको 2 दिन में सरकार गिर जाए या फिर राष्ट्रपति बदल जाए तो आप कुछ और हो जाएंगे। एक चीज़ हम ये समझना चाहते हैं अभिषेक कि अब जेलेंस्की, हम ये तो जान ही रहे हैं कि जेलेंस्की अब मतलब विदाउट अ डील वापस जाएंगे, तो तीनों जो किरदार हैं, रूस, अमेरिका और यूक्रेन, उनके हाथ क्या क्या लगा इस एपिसोड से? क्योंकि ये जो स्टंट है ना, मतलब बहुत दिमाग के साथ किया गया होगा। इसलिए इसमें सिर्फ 3 किरदार नहीं है, 2 और किरदार हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहले जो मेन किरदार है उनके बारे में समझ लेते हैं। पहला है यूक्रेन। उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। अभी तक जेलेंस्की को समझ यही आ रहा था कि ये जुबानी बातें हैं, अब उन्होंने देख लिया है। उनके सामने अब कुएं और खाई वाली स्थिति है, क्योंकि एक तो उनके ऊपर प्रेशर है कि वहाँ चुनाव करवाने हैं, तो हो सकता है उनको इस्तीफ़ा देना पड़े और नई सरकार आए, फिर वो डील करे आगे की चीज़ें। कोई भी मतलब बड़ा नेता हो, मतलब नॉर्मल नेता, कोई भी ऐसे चाहता नहीं कि वो किसी वॉर वाली कंट्री को लीड करे। कोई नहीं जाना चाहता। जब ब्रिटेन में हुआ तो बहुत सारे लोग पीछे हट रहे थे, बाद में चर्चिल आए। उसी तरह दूसरा इसमें अमेरिका का उनको अभी तो फ़ायदा हुआ है ट्रंप को पर्सनली, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं वही चाहते थे। बहुत अच्छा किया उनको। और ट्रंप पे जो ये इल्ज़ाम लग रहा था ना कि रूस के इशारे पे नाचता है ये आदमी, ये इस चीज़ से उन्होंने खुद को बाहर निकाल लिया कि भाई मैं ये डील करूंगा ही नहीं, है ना? क्यों? और नाम लगाया जेलेंस्की का। हाँ, और वो टीवी पर तमाशा हुआ, वो सबने देखा। और वो टीवी एंकर वाली ट्रेनिंग है। अमेरिका की जनता है तो उसको तो मज़ा आएगा ही। जो मेजॉरिटी पीपल जिनको मज़ा आता है लड़ाई हो और झगड़ा हो, उनको बहुत अच्छा लगे। ताकतवर राष्ट्रवादी राष्ट्रपति। लेकिन जी लॉन्ग टर्म में ये बहुत बहुत नुकसानदेह है। बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं, क्योंकि जो उनके पार्टनर्स थे, अमेरिका अकेला कुछ नहीं है। वो अपने आप में अगर सिमट के रह जाए तो वो कम्युनिस्ट सोवियत संघ हो जाएगा। फिर वो उसको बाहर की दुनिया नहीं दिखेगी और फिर वो जो ग्लोबल सुपर पावर वाली बात है वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें तीसरा किरदार जो रूस है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है अभी, क्योंकि मेदवेदेव जो प्रेसिडेंट भी थे, अभी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वो वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया और उसको गाली भी दी है जेलेंस्की को। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपको वैलिडेशन चाहिए रसिया से, अगर रसिया आपकी बात पर खुश हो रहा है तो फिर आपको सोचने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि रसिया और अमेरिका कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये भी एक फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है, और इतिहास से हम देखते आए हैं। इसमें चौथा जो किरदार है वो यूरोप है। यूरोप के देशों ने इसमें कहा, बाद में जब ये हो गया एपिसोड, तो उन्होंने ट्रंप का कहीं पर नाम नहीं लिया, लेकिन ये लिखा कि हम जेलेंस्की के साथ हैं, यूक्रेन के साथ हैं, सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन उनके सामने बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि वहाँ भी उसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही है कई देशों में कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करें या ना करें। और उनके पास एक लिमिटेशन है, क्योंकि उन्होंने एक समय लूटा था और वो पैसे अब ख़त्म हो रहे हैं। तो और फिर कमाई का वो साधन नहीं आया जो अमेरिका के पास हमेशा अपर हैंड रहा, क्योंकि वो सीधे लड़ाई में नहीं कूदा,
लड़ाई उसके यहाँ नहीं हुई, हाँ उसकी फैक्ट्रियाँ चल रही थी, वो हथियार बेच रहे थे, तो उनका फ़ायदा ही फ़ायदा। और उसी पैसे का उन्होंने फिर देखते हैं आप वर्ल्ड वॉर के बाद मार्शल प्लान में, यूएस एड में ये सब पैसा इस्तेमाल हुआ, इसी वजह से वो सुपर पावर वाली छवि में आए। और इसमें जो पांचवा सबसे इंटरेस्टिंग किरदार है वो है चीन। वो बहुत खुश होगा, उसने कहा लड़ो, जी भर कर लड़ो आपस में, जब तुम लोगों का हो जाए मुझे उठा देना। क्योंकि आज के समय में जो सुपर पावर टसल होगी वो अमेरिका और चीन के बीच ही होगी, क्योंकि रसिया अब उस हालत में रहा नहीं जब जैसा वो सोवियत समय में हुआ करता था। टेक में चीन बाजी मार रहा है, वो फाइटर जेट्स वो बना रहा है, उसकी नेवी बहुत ताकतवर हो गई है, उनके पास पैसा बहुत है, उनकी कंपनियां आपके मार्केट को कंट्रोल कर रही है, आप टैरिफ लगा के भी उनको नहीं रोक पा रहे हैं। तो उसका है कि आप लड़ो, मैं तो हूँ ही। फिर वो आएगा ताइवान वाला मसला, ताइवान को भी ट्रंप ने कह दिया है कि पैसा दो तब हम देखेंगे। तो वो बहुत आसानी हो सकता है कि आपको कुछ समय बाद ये सुनने को मिले कि वहाँ पर कब्जे की बात हो रही है। तो ये अभी नहीं, क्योंकि एक जो देखिए जो जेलेंस्की के साथ हो रहा है वो फूड फॉर थॉट होना चाहिए हर किसी के लिए, किसी के लिए होना चाहिए। जिसने अमेरिकन गारंटी पे काम किया है, जापान, ठीक है, यूरोप तो पूरा, साउथ कोरिया। आप बता रहे हैं कि कल को अगर ये कह दे कि भाई मैं जिनपिंग से बात नहीं कर सकता, जिनपिंग इज अ वेरी गुड गॉय, मतलब ही वेंट थ्रू हेल, और ये वो जो ट्रम्प कर रहे थे, ये कितना प्रताड़ित है भाई पुतिन। और मतलब ऐसा लग रहा था कि उनके सखा के बारे में किसने क्या क्या बातें की हुई हैं। कल को इनकी दोस्ती जी जिनपिंग से हो जाएगी। और दोस्ती भी बात नहीं है, वहाँ पर बिजनेस डील वाली बात है, वो दोस्ती होनी ही है, क्योंकि आपको वहाँ पैसा दिख रहा है। तो ट्रम्प हमेशा कहते हैं आई एम बिजनेसमैन, मैं बिजनेस करूँगा, मैंने बिजनेस डील कर ली। स्टेट्समैन नहीं है, लेकिन एक वर्ल्ड ऑर्डर में ना अब चेंज वाली चीज़ें हैं। मतलब अगर हम इस एक घटना को देखें, और इससे पहले भी हुआ जो मैक्रो और ट्रम्प वाला एक्सचेंज है, उसमें चलिए थोड़ी सी गरिमा बची रह गई है ना, क्योंकि मैक्रो भी उनको काफ़ी टाइम हो गया है, वो एक बहुत ही सिक्योर पोजीशन से आते हैं, वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के हाथ नहीं जलने वाले हैं, सबसे बुरी स्थिति में भी फ्रांस का बहुत नुकसान नहीं होगा। एक मजबूत देश है वो, इंटरनल कोई इंस्टेबिलिटी से वो जूझ नहीं रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स एक्सपोर्टर्स में से फ्रांस है। ऐसी कोमोडिटी बनाते हैं जिसका सेल कभी नहीं, जितने हालात ख़राब हो गए उतना फ्रांस का फ़ायदा है। इंडिया एक बहुत बड़ा कस्टमर है फ्रेंच हार्डवेयर का। तो मैक्रो एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन से बात कर रहे हैं, उन्होंने करेक्ट कर दिया ट्रम्प को, लेकिन हमने देखा कि ट्रम्प का कान लाल हो गया था वहाँ भी, वो ईगोइस्टिक पर्सन। हाँ, तो अब ये समझ में आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, BBC पर MI5 के ही एक पूर्व जो मुखिया थे उन्होंने बात रखी, तो वो बता रहे थे कि ट्रम्प का आना और जिस तरह की हम घटनाएं देख रहे हैं वो वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में क्या है। उन्होंने कहा कि एक समय था कि पहले सोवियत संघ रहा, और दूसरी तरफ आपका एक वार्सो पैक्ट हो गया, इधर नेटो हो गया। वार्सो पैक्ट जब गया सोवियत संघ के विघटन के साथ में, तो उसके बाद में फिर एक अमेरिका के पास में रहा, जो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की छवि है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी इशू होगा, US आर्मी वहाँ जाकर के चीज़ें ठीक कर सकती है। और US ने बोला इसका मतलब वो एकदम भगवान का कहा है और उसको कोई टाल नहीं सकता है, हम भुगत चुके हैं उस चीज़ को। इंडिया पर भी सैंक्शंस लगे थे जब हमने परमाणु परीक्षण किए थे। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक कि US एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा, तब तक के उस बात का वजन रहा। आज US नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने की स्थिति में नहीं है, और वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहना चाहता नहीं है। कम से कम अब जो वहाँ पब्लिक ओपिनियन है वो करना नहीं चाहती है। जो मल्टीपोलैरिटी जिस तरह की आप देख रहे हैं कि हर किसी के सुनने में इंटरेस्ट अब रहा नहीं है। कम से कम आप ये कह सकते हैं कि एक साइजेबल चंक है इस दुनिया का, रूस, चीन और फिर कुछ और डिक्टेटर्स आपके, या कुछ और जो दूसरे दिमाग के अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में लोग हैं, उन लोगों को इस बात से जीरो फर्क पड़ता है कि ग्लोबल वेस्ट उनके बारे में क्या सोचता है या वाइट वर्ल्ड उनके बारे में क्या सोचता है। वो चलाएंगे अपने हिसाब से। जैसे निखिल आप देखेंगे कि अमेरिका के जो मिलिट्री बेस हैं 700-800 से ज़्यादा हैं फॉरेन में, और सिर्फ इसलिए नहीं होता कि मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ या फिर मैं बड़ा भाई हूँ, दादा हूँ, तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, इस वजह से भी नहीं होता। उसमें एक बड़ा चंक जो होता है, जो फायदे वाला चंक है, वो होता है कि जब आप सिक्योर रखते हैं तो उससे ट्रेड रूट्स वो खुले रहते हैं आपके लिए। आप कहीं भी जो आपके हित हैं वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। आपको मान लीजिए कहीं से कोयला लाना है, आपको सोना लाना है, आपको रेयर अर्थ मिनरल्स लाने हैं, वो सुरक्षित रहते हैं।
इसके लिए भी मिलिट्री ज़रूरी होती है। जैसे आज किसी देश को चाहिए कि मैं चाइना से लेकर आऊँगा या फिर मैं यूक्रेन से लेकर आऊँगा, तो वो रसिया उस पर अटैक कर सकता है यूक्रेन से लाने पर। लेकिन अगर यूएस की आर्मी वहाँ पर रहेगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, तो वो खतरा कम हो जाता है। तो वो अगर आपको ग्लोबल ट्रेड सुरक्षित इकोनॉमी सुरक्षित रखनी है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। ट्रंप उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जो ये वो तर्क दे रहे हैं ना अभी कि हमको सपोर्ट नहीं करना चाहिए दूसरों पर, और ये उन्होंने 1987 में दिया था। उस समय 1987 में उन्होंने ऐलान किया था कि हो सकता है मैं चुनाव लड़ूं। तो उन्होंने एक ऐड छपवाया अखबार में, और उसमें लिखा कि क्यों हमको इन देशों की जो डिफेंस स्पेंडिंग है वहाँ पैसा देना बंद कर देना चाहिए। वो पूरा तर्क दिया है उसमें उन्होंने, एक पेज के, आपको वॉशिंगटन पोस्ट टाइप के अखबारों में छपा मिल जाएगा, आप देखेंगे तो वो थ्योरी आज अप्लाई कर रहे हैं वो। बिल्कुल। और अब जो जिस तरह से डिप्लोमेसी होती थी उसका अब कोई मतलब नहीं रह गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वैसे भी वो ख़त्म हो चुके हैं, जिस तरह से टैरिफ वॉर चल रहा है। अब चलेगी स्ट्रॉन्गमैन डिप्लोमेसी। लोग एक अल्फा मेल को देखना चाहते हैं, वो कितना भी वाहियात भाषा में बात कर सकता है, ऊट पटांग बातें कर सकता है, बदतमीज हो सकता है ऑन कैमरा, बस वो मजबूत होना चाहिए। हाँ, और मजबूत लगना चाहिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी जो जंगल में चलती है, उस हिसाब से दुनिया नहीं चलती। उस हिसाब से तो फिर कॉन्गो को ख़त्म हो जाना चाहिए। जो गरीब देश है, मलावी टाइप के, जो गरीबी में जी रहे हैं, उनको तो ख़त्म हो जाना चाहिए। एक चीज़ मेरा आखिरी प्रश्न होगा, उसके बाद आपको जो ऐड करना होगा आप कीजिएगा। मुझे ये जानना है कि ज़ेलेंस्की की एक बात वो बार बार जिन्होंने कहा कि नहीं, और जिसका ट्रम्प को बड़ा बुरा लगा, कि उन्होंने कहा कि नहीं अभी आपको महसूस नहीं हो रहा है कोई प्रतिकूल असर, पर होगा। अब आप तो समंदर के उस पार है ना, इसलिए आपको नहीं पता, पर होगा। क्या यूक्रेन बर्बादी की राह पे है और ज़ेलेंस्की का तो बहुत ख़राब होगा जो होगा, ये हम अभी देख पा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसी किसी रियलिटी की आप कल्पना करते हैं कि अगर जिस तरह से अमेरिका बिहेव कर रहा है उसका प्रतिकूल असर यूएस को ही हो जाए, उस भी पर हो जाए? बिल्कुल होगा, क्योंकि आप देखेंगे जो ट्रंप अभी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं ग्रीनलैंड पे, क्योंकि ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका के पास में, उस पर चीन का भी ध्यान है, उस पर रशिया का भी ध्यान है। तो जब आपके आस पड़ोस के लोग मजबूत नहीं रहेंगे, आप उनको दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे, तो वो फिर आपकी मदद के लिए क्यों आएंगे? अमेरिका के पास बहुत पावर है, बहुत सैनिक हैं, उनके पास परमाणु हथियार बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने वियतनाम नहीं जीता, उन्होंने अफगानिस्तान नहीं जीता, उनके पास हारने का लंबा इतिहास है। इराक भी नहीं जीता। इराक नहीं जीता। तो आप एक कल्पना कर सकते, क्या अमेरिकी जनता इसके लिए तैयार है कि उनकी ज़मीन पर कोई युद्ध लड़ा जाए, या फिर अमेरिका की कोई सरकार इसके लिए तैयार है कि एक हम 10 साल लंबा, 20 साल लंबा युद्ध हम अपनी ज़मीन पर झेलें? और सिर्फ युद्ध ही बात नहीं होती, जब आपके पड़ोस के देश कमज़ोर होते हैं तो वहाँ सरकारें, दूसरे देशों की सरकारें आपको मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन से ही बर्बाद कर सकती है। हो सकता है आपके यहाँ कू करा दे, हो सकता है ऐसा प्रोटेस्ट करा दे कि आप उसको संभाल ना पाएँ, जो यूएस करता है दूसरे देशों के साथ। ये तो पुराना इतिहास। चिली 1973 मेरे ख्याल से चिली में हुआ, जहाँ पर अखबार में एड्स छपवा कर खबरें, प्लांटेड खबरें चलवा कर सरकार गिराई गई। फिर अगस्तो पिनोसे की सरकार आती है। तो अमेरिका ने तो पूरा किया है। उनका कहना है कि हमारे आसपास तो कोई विरोधी नहीं रहना चाहिए। उन्होंने वियतनाम तक जाके किया, जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें वो करते रहेंगे, और वो आना ही है, आज नहीं तो कल। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस तरह की बातें हमसे पहले सयानों ने कही है। अब विनाश किसका होना है और किसकी बुद्धि विपरीत काम कर रही है, इसका सारा फैसला तो राजदूत में नहीं हो सकता है। इसका कुछ फैसला समय को भी करना है, जब चीज़ें आगे जाएंगी। कई बार बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह चीज़ें होती हैं कि यहाँ कुछ हुआ तो वहाँ कुछ घटता है। हमें अभी देखना है कि ये चीज़ किस करवट जा कर के बैठती है, और इसका कैसा असर यूरोप को देखने को मिलता है, कैसा असर यूक्रेन को, रूस को, अमेरिका को, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको देखने को मिलता है, और क्या ये एक ग्लोबल फॉलआउट के शक्ल में पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। इस पर राजदूत में लगातार काम होता रहेगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो इस तरह राजदूत के स्पेशल एडिशंस भी आपके लिए आते रहेंगे।
अभिषेक और निखिल को आपने कैमरे पर देखा, एक अभिषेक कैमरे के पीछे भी हैं जिन्होंने इस एपिसोड को एडिट किया है, उनका भी शुक्रिया।